अफवाह प्रिंसिपल लिखता है। बताओ भाई अफवाह प्रिंसिपल बताओ कैसे लिखते थे। इट वाज 1। पहले हमेशा हम लोग एक साथ क्या लिख लेते थे, तो हम लोग साथ लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या था, तो बताओ। इट वाज 1s देन 2s 3s 4s, यहाँ पे 5s 6s एंड 7s। हुसैना नेक्स्ट चीज तू बता। वो कुछ भी बोलता है। डी आएगा ना बीच में, क्रेजी भाई। डी आएगा बीच बराबर है ना, देख भाई। अच्छा देखो, देखना पड़ेगा। ओ सिंपली रेड इट। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये था। फिर अभी डी किधर लगा है पब्लिक, 4s के यहाँ पे। सो दिस इज योर 3d, फिर यहाँ पे 4d 5d एंड 6d, ये इधर आएगा। और f किधर आएगा पुनिया भाई, 6s के बाद। तो यहाँ पे 4f एंड यहाँ पे 5f। बराबर। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। जहां तक मेरे को याद है ऑक्सीजन का लास्ट डिस्कशन हुआ था अपना, जहाँ पे हमने लोन पेयर को डिफाइन किया था, वैलेंसी को डिफाइन किया था और सारी चीजों पे कमेंट किया था। याद आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फीलिंग समझा था। हाँ। हम लोग है ना, अगर मान लो कल उठ के स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। व्हाट इज स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर? 21। तो फटफट बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करेंगे? स्टार्टिंग से। सो 1s2 फिर 2s2, ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, जो कौन सा था भाई? नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देते थे भाई? नोबल गैसेस। जरा बताओ, पहला हीलियम, फिर देन उसके बाद फिर ओजी। जेनॉन का क्या आता है फिर? अब एटॉमिक नंबर सबका 2, इसका 56 54 86 84। एंड ये तो ऑफ कोर्स ब्रो यू माइट बी नोइंग 120। नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं? तो दिस इज द लास्ट एलिमेंट, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर वुड बी 118। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? अब अगर स्कैंडियम का अपने को लिखना है, हमने ट्रिक क्या बनाया था कि इससे क्लोजेस्ट वाला एटॉमिक नंबर ढूंढो एंड उसमें भी इसके पहले वाला एटॉमिक नंबर ढूंढो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसका Z इज 21 के पहले नोबल गैस कौन सा आता है? आर्गन। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे भाई? ब्रैकेट में आर्गन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 18 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करेंगे पब्लिक? अब आर्गन के बाद अगर मैं देखूं तो 4s आता है। सो वी गो फ्रॉम आर्गन टू 4s। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 4s 2 एंड 3d 1। इधर एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना सिखाया था मैंने, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा? इसको हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं पब्लिक? दिस इज योर कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा है भाई? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। अगर टाइटेनियम का लिखना हो तो क्या करते पब्लिक? Z इज इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, फिर 4s2 देन 3d2। बराबर। तो क्या मेरे को कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा? यस। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। बट हम लोग को है ना थोड़ा और क्लैरिटी लेना। यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, अगर मैं तुम्हें पूछूं यहाँ पे तुम्हारा वैलेंस शेल कौन सा है? 4। बराबर। अच्छा, वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है? समझने की कोशिश करना। वैलेंस ऑर्बिटल इज 4s।
बट अगर मैं बोलूं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, 3d ऑर्बिटल में एंटर किया. परफेक्ट. सो दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस. अब थोड़ा एक इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन उठाते हैं, समझने की कोशिश करता है. मैं साइड में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. देखो, दिस क्वेश्चन विल गिव अस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अगर हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, क्या देंगे पब्लिक, यहाँ पे हीट, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. रिलेटिवली न्यू लोग ज्यादा बोलो भाई. जकरिया, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 4s वाला की 3d वाला. क्यों? भाई सिंपल रीजन है भाई, 3d अंदर रहेगा, 4s बाहर रहेगा. तो न्यूक्लियस से दूर कौन है, 4s. तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, 4s. तो कौन इजीली निकल सकता है, 4s. जस्ट बिकॉज तुमने लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में भरा है, उसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से निकलेगा, फ्रॉम 3d. वो किधर से निकलेगा, पहले फ्रॉम 4s, दैट इज फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिटल. तो लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक. इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा पब्लिक, फ्रॉम 4s. इज दिस क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? रापची क्लैरिटी है? बढ़ू आगे? पक्का? ठीक है. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं. देखो अब आते हैं थोड़े वियर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे. लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. व्हाट इज क्रोमियम का एटॉमिक नंबर? 24 की 25. Z is equals to 24. उसे ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता. माते आज ही बताना है. अच्छा नहीं बताएगी. अच्छा बता. आर्गन 18 से शुरू करेंगे. देन यू कैन ऑब्जर्व द टेबल. तेरे बुक में भी टेबल लिखा है भाई, देख. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7. शांति से सोच फिर रिप्लाई कर. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शांति से सोच फिर आराम से रिप्लाई कर. आर्गन 18, देन 4s2. उसके बाद डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है. ठीक है, बिकॉज डी का कैपेसिटी कितना है गाइस, 10 इलेक्ट्रॉन्स का. फटफट एक बार ये बता दो, एस का कैपेसिटी कितना है, एस सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. पी 6 इलेक्ट्रॉन्स. डी 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. परफेक्ट. तो डी में 10 भर सकते हैं. बता अब बाकी कितना है. द एटॉमिक नंबर इज 24. तूने 18 फिल किया और 2 फिल किया, 20 हुआ. बाकी कितना, 4. सो दिस बिकम्स 3d 4. क्लियर है पब्लिक? सो मैंने यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है. क्या वर्ड लिखा है पब्लिक? इट इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्यों एक्सपेक्टेड लिखा? नहीं, जितने भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे सबके सब एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड बट किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बेसिकली. तो अगर मैं एक्सपेक्टेड ना लिखता और अगर मैं ऐसे लिखता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ-बाउ, तो भी यही बनता ना. इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता. सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. जरा इसका ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाओगे. अगर मैं 4s बनाने की कोशिश करूं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 3d बनाने की कोशिश करते हैं. 3d में कितना आएगा पब्लिक, बताओ. अब हाउ डू वी फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 बराबर. अब होल्ड करता है, समझने की कोशिश करता है. अगर मैं तुम लोग को बोलूं क्या ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, द आंसर इज नो. ये मॉलिक्यूल ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल फॉलो करता नहीं है. ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं. सो वी गॉट टू नो कि ये नेचर में कोई और तरीके से एग्जिस्ट करता है. सर कोई और तरीका मतलब ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ 4s1 3d5
4s1 and 3d5। क्या था भाई? 4s1 and 3d5। थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करता है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन्स बिल्ड करता हूँ, रुको। 3d5 बनाना है अपने को, मतलब हर एक में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई, अग्री करते हो? ठीक है, बट ऐसा क्या हुआ कि ये नेचर में इस स्पेसिफिक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है? तो साइंटिस्ट ने बोला, सबसे पहले होल्ड करता हूं, कि ये स्टेबिलिटी के लिए हुआ। किसके लिए हुआ पब्लिक? सर किसकी स्टेबिलिटी? ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। किसके लिए भाई? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। तो अपना पर्पस ये बनता है कि अब हम ये समझे व्हाट इज एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अपना पर्पस ये बनता है कि हम क्या समझे, व्हाट इज एक्चुअल में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। शुड वी स्टार्ट? तो लेट अस एक्सप्लोर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। सोचते हैं शांति से और उस पर कमेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? अगर हमने जहां तक पढ़ा था, एक सिमेट्री। इस पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है पुण्य भाई? अगर कोई चीज को डिवाइड करे तो दोनों बाजू इक्वल। कोई चीज को डिवाइड करे तो दोनों बाजू इक्वल हो, कि कोई चीज इक्वल पार्ट्स में टूट सके? वही हुआ ना, कोई चीज इक्वल। सिर्फ दो ही पार्ट्स की ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं? कितने भी पार्ट्स। ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, होल्ड करता है। अपने को ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में सिमेट्री क्यों चाहिए? स्टेबिलिटी। अबे चमन लोग, दैट इज इफेक्ट। अगर सिमेट्री हुआ तो सिमेट्री का इफेक्ट इज स्टेबिलिटी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ही करेक्टली सेड इट। अपने को यहाँ पे सिमेट्री क्यों पढ़ना है? बिकॉज ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स अ परफेक्ट वर्ड। अब हम लोग यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दो ऑर्बिटल्स बनाने के बाद थोड़ा क्लैरिटी लेते हैं। ध्यान दो, केस 1 एंड केस 2 समझने की कोशिश करना, भटकना मत। लेट दिस बी केस 1, लेट दिस बी केस 2। शुड वी स्टार्ट गाइस? तो केस 1 एंड केस 2 में क्या हो रहा था समझो, फिर कमेंट करो। केस 1 में अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाता हूं, क्या बना रहे हैं हम लोग? कौन सा ऑर्बिटल भाई? जोर से कोई बोलेगा? डी ऑर्बिटल। थैंक यू सर। और इसमें अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूं, किया फिर? अच्छा, यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, और ये डी ऑर्बिटल में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल खाली है? हाँ कि ना? तो अगर मैं ये मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करूं, देखो अगर मैं इसको यहां से तोड़ू, यहां से तोड़ू, तो कहने से मेरे को 4 इक्वल पार्ट्स मिल रहा है, बट चौथा वाला जो पार्ट है वो सेम मिलेगा नहीं। उसके कारण जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से होगा नहीं। और अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ तो कोई भी चीज स्टेबल रह नहीं सकती है। तो अपने को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था? एनर्जी को। और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए? सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो अगर मैं D5 को ऑब्जर्व करता हूं, देखो जरा, क्या इसमें मेरे को दिख रहा है 5 इक्वल पार्ट्स? मतलब यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे एनर्जी भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कैसा ऑर्बिटल है? दिस इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल है पब्लिक? ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर? अच्छा, और दो केसेस लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। लेट अस टेक केस ऑफ p ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड अगर p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा? अब कौन ज्यादा वापस सिमेट्रिकल है, कौन सिमेट्रिकल नहीं है? सो ये जो केस 1 है इसमें मेरे को यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। तो अगर मैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, यहां से और यहां से, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिकल बनेगा नहीं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे सिमेट्री ढूंढ रहे हैं ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग गलत है। 3D विजन में समझेंगे इट्स बेटर। 3D विजन में इट्स मोर लाइक कि पूरे स्फीयर के अक्रॉस सारे ऑर्बिटल्स स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में अरेंज हैं।
बराबर। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस है उसमें अपने को सिमेट्री चाहिए। अगर एक ग्रेटर लेवल पे थॉट देने की कोशिश करूं, अगर तुम लोग को समझना हो तो बड़े थोड़ा डीप सेंस में, लेट अस ड्रॉ डायग्राम्स एंड और क्लैरिटी लेते हैं। देखो ये जो हमने किया दैट इज थोड़ा बुकिश रिप्रेजेंटेशन। अगर अपने को एक्चुअल में समझना हो तो ऐसे समझना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस होगा, मान लेते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू एक शेल है, दो शेल है, तीसरा शेल है। हमें ना अब थोड़ा डी ऑर्बिटल को बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो अगर मेरे को 5 डी ऑर्बिटल्स बनाना है ना, मैं पहले 5 पॉइंट ढूंढता हूँ। देखो ये स्टिल 2D है, अपने को 3D पे ग्रेटर लेवल का एसेंस मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनाऊं, देखो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे 5 पॉइंट बनाए, दिख रहा है सारे एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं। शुरू करो जरा। तो अगर मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, इज दिस द डी ऑर्बिटल पब्लिक? तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ x, यहाँ पे मैं बना देता हूँ y। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पब्लिक? dxy। इज दिस वेरी क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे एक ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल रहेगा, सो दिस बिकम्स y and z। तो ये क्या बन जाएगा? dyz। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट लिया, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x और z अगर इसको बोल दिया तो ये क्या बन जाएगा? dxz बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ भाई। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ और इसके भी ऊपर बनाता हूँ और इसको मैं x और y बोल देता हूँ तो दिस बिकम्स, ठीक है। किसी को भी x लो y लो फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx² माइनस y²। अब ये ऊपर वाला बताओ, एक जो बचा है दैट इज योर dz², जिसके आजू बाजू एक रिंग भी होती है अगर याद आया तो, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर dz²। अब समझने की कोशिश करो। देखो मैं ना एक एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूं बट ऑर्बिटल के बाहर बनाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। चालू करूं तो लॉस्ट होने वाली है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देखो अगर डी ऑर्बिटल्स खाली 4 डी ऑर्बिटल्स भरे और एक एम्प्टी है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ पे ही हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। तो क्या न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आंसर इज नो। तो अपने को न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, 5th वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पब्लिक? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इज दिस वेरी क्लियर? चमका, ग्रेटर लेवल पे चमका। बोल भाई। तो मेरे को एक चीज समझी कि यहाँ पे सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए, क्या दूसरा कुछ होना चाहिए? एक सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल मेरे को समझा, दूसरा कुछ पब्लिक क्या होना चाहिए भाई बता? हाफ फिल स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? अब अगर मैं तुम लोग को एक हिंट दे दूं, देखो समझने की कोशिश करना। अगर तुम लोग सिमेट्री की बात कर रहे हो, सिमेट्री तभी पॉसिबल है जब या तो वो हाफ फिल्ड हो, जब या तो वो फुल्ली फिल्ड हो, वरना तो पॉसिबल ही। तो कहने से सिमेट्री लेड टू अ कंक्लूजन कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, कैसा होगा पब्लिक? अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा या अगर फुल फिल्ड होगा तो उसमें हमेशा ग्रेटर लेवल पे अपने को क्या मिलेगा? सिमेट्री मिलेगा एंड स्टेबिलिटी मिलेगा, और किसी में भी स्टेबिलिटी एंड सिमेट्री मिलेगा ही नहीं। इज दिस वेरी क्लियर? अच्छा, उसमें भी जो फुल्ली फिल्ड का स्टेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे ये एक जस्टिफाई हुआ। एक और रीजन था, तो यहाँ पे हमने देखो क्या जस्टिफाई किया, हमने स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल जस्टिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सिमेट्री। सिमेट्री किसके वजह से होती है? ड्यू टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? या तो हाफ फील्ड या तो, अच्छा होल्ड, अब सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। इज दिस द ओनली रीजन? सिमेट्री इज द ओनली रीजन कि कुछ और भी होता है? जियान भाई
बताओ कुछ और भी होता है, क्या होता है? और क्या रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल का? Please see. एक रीजन हमने जस्टिफाई कर लिया जो था तुम लोग का, थैंक यू मैम, एक हमने जो जस्टिफाई किया दैट वाज सिमेट्री, एंड दूसरा जो फिनोमिना था दैट इज नथिंग बट फिनोमिना ऑफ विच एनर्जी गाइस? एक्सचेंज एनर्जी। कौन सा फिनोमिना था भाई ये? एक्सचेंज एनर्जी। शुड वी स्टार्ट? चालू करें गाइस? व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी ये बताओ। वाई एक्सचेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये आना चाहिए वाई। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूं डी ऑर्बिटल में, मान लो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बनाया 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब फिनोमेना समझना क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर चर्चा करता है। इस इलेक्ट्रॉन मेजरली या पार्टिकल की मेजरली या वेव, तो कहना है इसका वेव नेचर डोमिनेट करता है। अगर इसका वेव नेचर डोमिनेट करता है उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। इट विल ट्राई टू बिहेव एज इफ इट इज अ वेव, और अगर ये वेव की तरह बिहेव करेगा मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा सर? तो ये लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव करते हैं। क्या करते हैं? एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव। क्लैरिटी लेना, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या करेगा? ये इधर से जाके यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये इधर से जाके सेकंड वाले डी ऑर्बिटल में जाता है, कहना इसे ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेगा, बिकॉज दोनों का स्पिन कैसा है? सेम है। दोनों का स्पिन कैसा है? मतलब ये वाला अगर रिपेल करेगा तो कहना इसे ये भी बाहर आएगा। अब अगर ये बाहर आएगा तो देखो यहां से फर्स्ट वाला तो निकल गया होगा, तो इसके पास जगह कौन सा बचेगा जाने के लिए? फर्स्ट वाले में। सो दिस विल बेसिकली गो हियर। क्लियर है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस में? एक्सचेंज। एक्सचेंज करने पे एनर्जी क्या होता है सर? लो होता है। क्या होता है? एनर्जी लो होता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर एनर्जी लो होएगा तो स्टेबिलिटी विल, But if the first electron tries to go into the second orbital, उसका magnetic field आप कह रहे हो कि सेम है, इसी की वजह से रिपल्शन होगा, तो उस रिपल्शन की वजह से सेकंड वाले का टर्न हो जाएगा ना। अगर सपोज नॉर्थ साउथ है तो साउथ नॉर्थ होगा, तो उसकी वजह से वो अंदर नहीं जाएगा उसके अंदर। समझने की कोशिश करता है। ये इज अ क्वेश्चन की उसने ज्यादा फास्ट बोला, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अंदर ही जा रहा है तो सर वो अपोजिट स्पिन करके उसके अंदर क्यों नहीं रह जाता? होल्ड। अगर वो वैसा हो गया तो ऑर्बिटल कैसा बन जाएगा सकरिया सर? ये स्टेबल नहीं होगा बट देख, हाँ हाँ, नहीं नहीं, देख एकदम रंगीन ऑर्बिटल हो जाएगा। तो पहले तो बेचारा एक ही साइड से अनस्टेबल था, अब तू बोल रहा है दोनों पांव से लंगड़े हो जाते हैं सर। एक इधर से भी लंगड़ा करता है, किधर से भी करता है। प्लस सिमेट्री का जो रूल था वो तो बहुत ज्यादा डिविएट कर दिया आपने। अब ये वाला ऑर्बिटल जो है इट इज नॉट सिमेट्रिकल टू दिस ऑर्बिटल, तो पूरे ऑर्बिटल्स की वाट लग जाती है इन शॉर्ट, इसलिए ऐसा होता नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? डाउट्स? ठीक है, बढ़ते आगे। इतना समझा? अब सवाल ये बनता है क्या फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड वाले के साथ ही एक्सचेंज करेगा कि बाकी के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है? तो कहने से यही वाला इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, यही वाला थर्ड के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है? द आंसर इज 3 एक्सचेंज कर तो सकता लास्ट है। वाली फ्री स्पेस में नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो गाइस, ओ मेहनत में समझने की कोशिश करो। जो सेकंड वाला है क्या नहीं से उसका इधर वाला जो था रिपल्शन, रिपल्शन के कारण वो अंदर तो चला गया था ना, तो वो वाला एक्सचेंज तुमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, तो तुम्हें उल्टा एक्सचेंज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब हम किधर जाएंगे? अगर मैं पूछूं सेकंड इलेक्ट्रॉन किधर किधर एक्सचेंज करेगा, तो सेकंड थर्ड के साथ करेगा एंड ये फोर्थ के साथ करेगा। समझा? होल्ड। बढ़े आगे।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुसैना कितना एक्सचेंज करेगा? 2। तो अगर तू थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेगी तो वो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? वही थर्ड इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज करेगा? खाली थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले के साथ ही करेगा और वो किसी के साथ करेगा नहीं। एंड फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन का तुमने ऑलरेडी एक्सचेंज कंसीडर कर लिया है तो उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करके बोलूं टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ पब्लिक? 6। कितना हुआ यहाँ पे? 6। और अगर तुम लोग एक सिमेट्रिकल डी ऑर्बिटल ले लो, टू बी वेरी स्पेसिफिक सिमेट्रिकल डी सबशेल ले लो, बता पुण्य भाई अब कितना अपने को एक्सचेंज मिल सकता है? फर्स्ट वाला कितना एक्सचेंज करेगा? 4 करेगा। सेकेंड वाला कितना करेगा? 3। बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद है उसके साथ एक्सचेंज वो करने वाला है। थर्ड वाला किसका? फिर ये 1 और लास्ट वाला कुछ भी नहीं करेगा। सबको ऐड करोगे तो सम बिकम्स 10। तो किधर एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है? तो किधर हाफ फेल? किधर एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है? राइट साइड पे। राइट साइड पे हाफ फील्ड में। तो जितना नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा उतना एनर्जी लॉस और बाय द वे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। सो दीज आर द टू रीजंस गिवन फॉर अनस्टेबल से स्टेबल बनने वाले ऑर्बिटल्स। एंड यहाँ पे ही इन्होंने कॉपर एंड क्रोमियम को जो एक्सेप्शन बताया था उसका रीजन सफाइस किया। बोला कि ये दोनों अगर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेजरली रीजन ये दोनों ही हो सकता है। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% क्लैरिटी है। तो यहाँ से नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं। तो सबसे पहले क्रोमियम का भाई क्लोज करता है। तो व्हाट वाज क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पब्लिक? 4s 2 3d 4। ये क्या था हुसैना? एक्सपेक्टेड मींस व्हाट? इट शुड बी लाइक दैट वे बट विथ व्हिच प्रिंसिपल? विथ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बट ये ऑफ बाउ फॉलो करता नहीं है और इसका जस्टिफाइड रीजन अपने को पता चला। नहीं फॉलो करके बनता क्या है ये? 4s 1 and 3d 5। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रीजन जस्टिफाई करने के बोलेंगे। एक सर सिमेट्री है, सिंस यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, ये ऑर्बिटल भी कैसा है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एंड ये दोनों चीज इसको क्या दे रही है? स्टेबिलिटी। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? ये दोनों चीज इसको क्या दे रही है? स्टेबिलिटी। तो फिर वो तीनों फैक्टर्स लिंक ही है ना, एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्री और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, वो सब उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है टू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब कभी कभी मे बी सारे रीजंस काम करेंगे, कभी कभी कोई एक ही रीजन काम करेगा। सारे करेंगे। अगर सिमेट्री है फॉर एग्जांपल तो मतलब ऑफ कोर्स हाफ फील्ड ही स्टेबिलिटी। सिमेट्री है तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड हां, स्टेबिलिटी। उसमें ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी के लिए होल्ड करते हैं थोड़ा। रुक जा गाइस, क्वेश्चन उसका बहुत वैलिड है कि सर अगर फुल्ली फिल्ड होगा तो क्या उसमें अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एनर्जी नहीं काम करेगा? समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। चालू करूं? अब और एक मॉलिक्यूल आता है क्रोमियम के बाद विच इज कॉपर। व्हाट इज कॉपर का Z? 20 25 क्रेजी 26 क्रेजी। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18। फिर 4s 2 3d 9। अब अगेन ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सर दिस इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हिच प्रिंसिपल? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बराबर हुसैना? क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब मेरे को बता, अगर इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। अच्छा, अगर यहाँ पे इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट में 2। अच्छा 1 1 1। क्यों ऐसा 1 1 1?
बिकॉज पहले सिमेट्री मेंटेन करनी रहती है. देन 6 7 8 9. बस नो 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 9 6 7 9. थोड़ा ब्रेन को कंट्रोल करो. जकरिया सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. इंग्लिश में बोला. रिलेटिवली इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है ना. फिर क्या लोगों को ऐसा लगता है कि ऑब्जर्व करो गाइस. ऊपर वाला अगर डायग्राम ध्यान से देख रहे हो, देखो थोड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करो. क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पब्लिक? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे. वर दे पेयर्ड और अनपेयर्ड? होल्ड करते. नीचे इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? अगर मैं नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे है पब्लिक? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. अच्छा, तो वो एक किसके साथ एक्सचेंज करेगा जकरिया? यही प्रॉब्लम है. ये तू है और ये दुनिया है, कश्मीरी versus the moon. इसलिए अपने को कोई मिल नहीं रहा. मिलेगी. बट मिलेगी. ऐसा और वाइट. देखो कोई छोटा हाइट वाला चाहिए तो बता दे. एक क्लास में बैठा है, 1 महीने के बाद चला हुआ. कुछ नहीं. चलो सही चलो पकड़ा सर आपने. एकदम. ध्यान की बात कर रहे हो. हाँ भी होने वाला है. पर तुम लोग सोचो ना कैसा अमिताभ बच्चन और जया की जोड़ी एकदम सेट है भाई, एकदम क्रेजी सेट है भाई. रहने मत. उसको भी हार हो सकता है. हाँ बोलने के लिए तो किसी को भी बोल सकता है. आगे प्रॉब्लम्स है हाँ बोलने के बाद. अब एक्सपीरियंस हो. नहीं भाई, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे अपने पास एक्सचेंज तो पॉसिबल है कि नहीं है? यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का फंडा लगेगा नहीं. कौन सा फंडा लगता है वो ऑब्जर्व करो. देखो यहाँ पे जो फंडा लगता है ना, सिंपली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, पहले कर लो, शिफ्ट कर लो. चेंज क्या आएगा ये बताओ? दिस वुड बिकम 4s1 और ये क्या बन जाएगा फिर? 3d. कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा? 10. 1 2 3 4 5 8 9 और 10. बोला ही नहीं इस बार. 6 7. अरे बोले. नहीं. 6 7. तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिस बिकम्स 3d 10. बहुत सिंपल रीजन है गाइस. देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो अपनी स्टेबिलिटी को वेइंग कर रहा है. क्या कर रहा है मॉलिक्यूल? अपनी स्टेबिलिटी को वेइंग. कहने का मतलब समझो, अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ में कितना ऑर्बिटल स्टेबल दिख रहा है उसको? 1. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल स्टेबल दिख रहे हैं उसको? नहीं, गलत. देखो अगर मैं तुम्हें ग्रेटर लेवल पे बताऊं, अगेन यहाँ पे सिमेट्री ढूंढेंगे हम. कहना इसे ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होता तो सब शेल में सिमेट्री मिलता ना. तो ऐसा नहीं बोल सकता कि 4 स्टेबल है. पूरा सब शेल जो है दैट इज स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री. तो इट इज ऑप्शन वर्सेस कि एक ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी मेंटेन करो और एक सब शेल का स्टेबिलिटी मेंटेन करो. वो ऑर्बिटल भी एक सबसेट है. हाँ वो ऑर्बिटल ही एक सबसेट है. नहीं, बट द साइज ऑफ ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल ना एज कंपेयर टू डी. और दूसरी चीज की न्यूक्लियस के पास कौन है? 3d की 4s. तो जो पास है उसको पास रखना चाहिए. ट्रू दैट. और जो दूर है उसको ही दूर भेजना चाहिए. उल्टा करने में जीवन बर्बाद होता है. तो जियान भाई डेफिनेटली. कहने का मतलब कि जो डी ऑर्बिटल उसके पास है उसको उसकी स्टेबिलिटी की ज्यादा पड़ी है, इसलिए वो वेन करके सब शेल की स्टेबिलिटी देख रहा है, व्हिच इज विद सब शेल 3d. इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम 4s to 3d. एंड रीजन फॉर दिस स्टेबिलिटी इज जकरिया. You sure? Relatively fully filled or fully filled? Fully filled stability. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अब टिल 1 to 30 आने चाहिए अपने को. यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट्स होते हैं खत्म. दिस इज द बेयर मिनिमम व्हिच वी ऑल मस्ट नो.